स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो आज की ये जो हमारी क्लास है महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो आज फिर हम कुछ प्रश्न करेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पीछे हम वैसे तो काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं और फिर से आपके सप्ताह में 3 दिन जो है ये क्लास रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न आज का कि व्यापक मुद्रा से क्या तात्पर्य है। व्यापक मुद्रा से क्या तात्पर्य है। देखिए, जब मैंने मुद्रा की पूर्ति वाला टॉपिक करवाया था तो इसमें मैंने आपको M0, M1, M2, M3, M4 ये जो चारों हैं, इन चारों को ही मैंने पढ़ाया था और अच्छे से समझाया था। अब बात करें यहाँ पर व्यापक मुद्रा की या विस्तृत मुद्रा की, तो मैंने बताया था जो व्यापक या विस्तृत मुद्रा है वो M3 होगी। कौन सी होगी? M3 होगी। ये व्यापक मुद्रा है क्यों? क्योंकि मुद्रा की पूर्ति का आकलन करने के लिए यही सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी मुद्रा आपूर्ति संकीर्ण मुद्रा पूर्ति की अवधारणा है? सबसे संकीर्ण, यह भी मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था कि सबसे कम संकीर्ण, ये जो सबसे संकीर्ण है वो M1 मानी गई है। कौन सी मानी गई है? M1 मानी गई है। ठीक है, M2 भी संकीर्ण है लेकिन वो M1 से कम है। अगर M1 में तरलता की बात करें तो M1 में सबसे ज़्यादा तरलता इसमें होती है और सबसे कम तरलता की बात करें तो सबसे कम तरलता M4 में होती है। तो यहाँ पर संकीर्ण मुद्रा पूछा है तो हमारा आंसर होगा M1। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1 रुपये का नोट निर्गमित करने का दायित्व है। तो देखिए, भारत में जो 1 रुपये का नोट है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा छापे जाते हैं। ठीक है, ये भी मैंने अच्छे से पढ़ा रखे हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा भारत सरकार का वित्त मंत्रालय बी। इसके बाद नेक्स्ट है M1 में शामिल हैं। M1 में क्या शामिल है? तो यहाँ पर एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भी M1 में अगर ऐसा प्रश्न आए तो जहाँ पर भी M1, M2, M1 प्लस M2 प्लस M2 प्लस M3 प्लस ऐसा कुछ लिखा हुआ हो वो तो हमारा आंसर होएगा ही नहीं। M1 में क्या शामिल किया जाता है? M1 में करेंसी और बैंक में जो मांग जमा है उन्हें शामिल किया जाता है। तो इसका डी जो है करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा संकीर्ण मुद्रा में नहीं आते हैं? संकीर्ण मुद्रा में निम्न में से कौन संकीर्ण मुद्रा में नहीं आते हैं? देखिए, संकीर्ण मुद्रा आपको बताया था। ठीक है, करेंसी संकीर्ण मुद्रा में शामिल की जाती है, मांग जमा भी शामिल किए जाते हैं। ठीक है, और जो संकीर्ण मुद्रा में जो है अवधि जमा जो एफडी होती है उसे शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका सी जो है करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में बात करते हैं व्यापक मुद्रा और संकीर्ण मुद्रा में अंतर है। व्यापक मुद्रा और संकीर्ण मुद्रा में अंतर है। तो देखिए, व्यापक और संकीर्ण मुद्रा में जो अंतर रहता है वो समय जमाएं, अवधि जमाएं जो होती हैं वो इनमें मुख्य अंतर होता है। तो इसका होगा बी। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न नंबर 7। तो देखिए, 7 नंबर प्रश्न है कि M1 में क्या शामिल किया जाता है? एक तो होगी जनता के पास करेंसी, जनता के पास करेंसी, और इसके अलावा हमें बताना है कि क्या शामिल किया जाता है। ये प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, यहाँ पर आएगा कि जो बैंकों में जो जमा हैं वह हैं।
तो इसमें एक तो जो करेंसी है वह शामिल की जाती है और एक जो जमाएं हैं वो शामिल की जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है M1 में किसे शामिल करते हैं। M1 में किसे शामिल किया जाता है? तो M1 में करेंसी और नोट को शामिल किया जाता है। ये 2-3 बार प्रश्न आ गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा कि 1969 में राष्ट्रीयकृत हुए बैंक, यानी कि कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे? तो 1969 में 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो इसका हो जाएगा सी। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे डैश है से संदर्भ लिया जाता है। किसी वाणिज्यिक की कुल जमाओं का एक निश्चित भाग भारतीय रिजर्व बैंक में रखना पड़ता है। जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनकी जमाओं का एक निश्चित भाग आरबीआई के पास रखना पड़ता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो वो CRR कहलाता है। और जिसमें जो व्यापारिक बैंक है वो अपनी जमाओं का एक हिस्सा अपने पास रखता है, तो वो SLR कहलाता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा आपको। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11। वह दर जो केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों के बिलों का बट्टा करने पर ली जाती है। तो देखिए जो ली जाती है उसमें देखो, पहली बात तो SLR CRR ये तो होंगे नहीं, तो ऑप्शन हमारा बचता है बी, बैंक दर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी। इसके बाद नेक्स्ट है रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करने के लिए निम्न में से क्या अपनाती है? तो देखिए रिजर्व बैंक है जो न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाती है। न्यूनतम कोष प्रणाली, या इसी का ही जो नाम है वो क्या नाम है? न्यूनतम संचय व्यवस्था। तो इसका डी हो जाएगा। इसके बाद में 1980 में कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे? तो 1980 में जो है 6 बैंक जो है वो राष्ट्रीयकृत हुए थे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 14 देखिए कि अर्थव्यवस्था में साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कर सकता है। देखिए साख नियंत्रण करने के लिए जो है भारतीय रिजर्व बैंक क्या कर सकता है? तो बैंक दर, जब ये भारतीय रिजर्व बैंक है साख नियंत्रण करना चाहता है तो बैंक दर और CRR को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। इसके बाद में आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि RBI बैंक दर बढ़ाना चाहता है, तो अगर RBI जो है बैंक दर को अगर बढ़ाना चाहता है तो वो क्या करेगा? प्रतिभूतियों को बेचेगा, प्रतिभूतियों को खरीदेगा, या प्रतिभूतियां बनाए रखेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर RBI बैंक जो अगर दर बढ़ाना चाहता है बैंक दर, तो वो प्रतिभूतियों को बेचता है। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है सारा। ठीक है, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाइए और क्लासेस को देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।